हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। सो आज से हम नई सीरीज़ वापस स्टार्ट करने वाले हैं। जो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, जो हम ऑनलाइन ही टेस्ट सॉल्व करेंगे और मैं आपको आंसर्स भी बताया करूँगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। तो हम पहले क्वेश्चन मैं बताऊँगा आपको। आपको ऑप्शंस दूंगा। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो पॉज करना। अगर आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हो और सिर्फ कुछ काम करते करते आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं आपको आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन भी दूंगा उसमें। ठीक है। तो हमारी अभी तक तो फ़िलहाल पॉलिटी की पीटी 365 चल रही है। कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन भी चल रहा है और मैं जल्द ही न्यूज़पेपर एनालिसिस भी स्टार्ट करूँगा। रोज़ सुबह आपको न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस मैं बताऊँगा और जो भी प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये विजन आईएएस का पेपर है। किसका पेपर है, क्या पेपर है, डजेंट मैटर। अपने को नॉलेज आना चाहिए, अपना एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। बस यही अपना एम और गोल फिक्स करो बस। एंड ऊपर वाले का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are the constitutional provisions with regard to enactment of the budget? 1. Parliament can reduce or abolish a tax but cannot increase it. Second, the budget shall distinguish receipts on revenue account from other receipts. Third statement, no demand for grant shall be made except on the recommendation of the president. ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट्स हो गए। अब ये सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिविंग बिलो। अच्छा गाइज, ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तब हमेशा ये देखना कि आप ये करेक्ट आंसर पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है या कैसे पूछा है। बिकॉज यूजुअली इसमें हम फंस जाते हैं, हमको लगता है करेक्ट ही पूछा रहेगा और हम डायरेक्टली एक आंसर मार्क कर देते हैं। ठीक है। तो आज मतलब जो हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपने को कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमको आंसर्स राइट आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा, मैं अपना सारा नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड पुट द बेल नोटिफिकेशन ऑन एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, अभी ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो ये तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ लिए। तो इसमें पहला आपको देखना, तो ये अगर आप ये कर रहे हो तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए और ऑप्शंस देखिए। A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3 एंड D1 2 and 3। आप वीडियो पॉज करिएगा या पॉज नहीं कर सकते तो मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगा, आप आंसर सोच लीजिएगा और फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो स्टेटमेंट वाइज। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैनॉट इंक्रीज इट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मतलब क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी है विथ रिस्पेक्ट टू एनैक्टमेंट ऑफ द बजट। तो पहला स्टेटमेंट 100% राइट है, ये हमने पढ़ा था। आर्टिकल 100 किस में पढ़ा था, बताओ बताओ किस में, कौन से आर्टिकल में। वेरी गुड, आर्टिकल 117 में हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैनॉट इंक्रीज इट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमको पता है। ठीक है, द बजट शैल डिस्टिंग्विश रिसीट्स ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर रिसीट्स। ये नहीं पता, मतलब शायद पढ़ा हुआ है बट ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में रख दीजिए। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी पढ़ा है हमने, आर्टिकल 113। अगर आर्टिकल याद भी नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हमने सिर्फ इतना पढ़ा है ना, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आप ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट के बदले कभी कभी ये लोग पार्लियामेंट दे देते हैं उल्लू बनाने के लिए। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, हमें ये पता है कि 1 and 3 तो राइट है। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा इसमें 1 and 3। ओके, सी में 1 and 3 एंड डी में 1 2 and 3। ठीक है, सी में 1, या तो सी हो सकता है आंसर क्योंकि 1 and 3 हमें पता है, या डी हो सकता है 2 बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट 2। तो हमने ये ए और बी एलिमिनेट कर दिया इससे।
ठीक है, हमेशा ध्यान रखना एलिमिनेशन जब जब आप करोगे तब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आंसर राइट होने के। एलिमिनेशन इज़ वन ऑफ द, क्योंकि यूजुअली जब 100 क्वेश्चंस का यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का पेपर रहता है, उसमें कोई भी टॉपर भी हो उसको भी 30-40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते रहते। जो भी किसी को भी 30-40 क्वेश्चन, 30 तक क्वेश्चंस उसको एकदम परफेक्टली आते रहते हैं हर एक पेपर में। एंड जो बाकी के 30-40 क्वेश्चन जो वो करता है वो एलिमिनेशन से या वो कैलकुलेटेड गेस लेके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सी 1 and 3। स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ रॉन्ग। वाई इज़ इट रॉन्ग? तो ये स्टेटमेंट ये क्या बोलता है, द बजट शैल डिस्टिंग्विश रिसीट्स ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर रिसीट्स, बट नहीं, द बजट शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। रिसीट्स नहीं, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ध्यान रखना, आर्टिकल 112। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, मिनिस्टर्स आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। एंड सेकेंड, प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आप पॉज कीजिए वीडियो, 1 मिनट सोचिए और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आते हैं। तो जब भी आप ऐसे हमने ऐसे हमेशा सुना है कि जब भी ऐसे नो एनी या ओनली आते हैं तो यूजुअली उसके आंसर्स रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। यूजुअली, नॉट ऑलवेज, ध्यान रखना, यूजुअली मतलब 70% चांसेस ऐसे है कि वो रॉन्ग हो सकते हैं, बट 30% ये भी चांसेस है कि वो राइट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। मिनिस्टर्स आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, देर इज़ नो, तो पहली बात ये देखते हैं कि आंसर सी है, दोनों स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, पूछा था विच आर द अबाउट स्टेटमेंट राइट, तो दोनों स्टेटमेंट राइट है। मिनिस्टर्स आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट, राइट। प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये भी राइट है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट राइट है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैबिनेट कमिटीज। स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। स्टेटमेंट 2 बोलता है एस्टैब्लिशमेंट और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनी ऑफ द कैबिनेट कमिटीज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा। ए, बी, सी बोथ या डी नीदर। ठीक है, तो आप पॉज कीजिए वीडियो और बताइए मेरे को। ठीक है, तो आते हैं आंसर पे। तो कैबिनेट कमिटीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको ये भी पता रहेगा कि मैंने कैबिनेट कमिटीज़ पे एक पूरा वीडियो भी डाला है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो ढूंढिए और वो देखिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये प्रीलिम्स में या मेंस में इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कैबिनेट कमिटीज़ आर द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, येस दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ राइट। तो आंसर ए हो सकता है या सी हो सकता है, दोनों में से, क्योंकि 1 इज़ राइट। ठीक है, एंड एस्टैब्लिशमेंट और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनी ऑफ द कैबिनेट कमिटीज़ मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा। ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको ये पता है, या अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है इन नेचर तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है तो कोई ना कोई उसको गठन करता रहेगा। तो वो कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है टाइम टू टाइम, व्हेन ही रिक्वायर्स, व्हेन द सिचुएशन रिक्वायर्स। ठीक है, तो ये सेकंड वाला इज रॉन्ग। एस्टैब्लिशमेंट और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनी कैबिनेट कमिटीज इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर, सो आंसर वुड बी ए। ठीक है, सिंपल। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एंड डू टेल मी योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइज, डू टेल मी कि आपने कितना स्कोर किया है।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. विथ रेफरेंस टू द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Statement number 1 is the tenure of every panchayat shall be for 5 years from the date of its first meeting. Okay. Second statement बोलता है the panchayat is dissolved in accordance with the procedure defined under the Constitution 73rd Amendment. Okay. Third, a panchayat reconstituted after premature dissolution shall continue only for the remainder of the term. ठीक है. अब आपको बताना है. पॉज कीजिए वीडियो और मेरे को बताइए. Options है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1, 2 and 3. Okay, tell me. Okay, so guys, tell me. The tenure of every panchayat shall be for 5 years from the date of its first meeting. 100% राइट. 5 साल का टेन्योर रहता है पंचायत का. ठीक है. कौन से इससे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड के हिसाब से एक्ट क्या बोलता है कि इट प्रोवाइड्स अ 5 year टर्म टू द ऑफिस ऑफ द पंचायत. ठीक है. ओके, फर्स्ट राइट है तो आंसर क्या 1 1 1. सो ए बी और डी के बीच में आंसर होना चाहिए. हमने क्या एलिमिनेट किया? सी एलिमिनेट किया. सेकेंड, द पंचायत इज डिजॉल्व इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर डिफाइंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट. ओके, ठीक है. ये हमें वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस. अगर किसने एग्जैक्टली नहीं पढ़ा है पंचायत के बारे में तो उसको नॉट श्योर अबाउट दिस. ठीक है. लेट्स गो टू द थर्ड स्टेटमेंट. A panchayat reconstituted after premature dissolution shall continue only for the remainder term. Only for the remainder term. A panchayat reconstituted after premature dissolution shall only continue only for the remainder term. ये तो भाई हमें पता ही, ये तो राइट ही है. तो 1 and 3 हम हमारे पास राइट है तो बी, या अगर 2 भी राइट है तो डी, या बी या डी में आंसर आ सकता है. तो मतलब हमने ए और सी एलिमिनेट किया है. ठीक है. ए और सी हमने एलिमिनेट किया. तो अभी क्या है? पंचायत इज डिजॉल्व इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट. नहीं, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट. क्योंकि ये इट इज़ प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट, इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब बाय द 73rd अमेंडमेंट. ठीक है. इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट लॉ. तो सेकंड रॉन्ग होता है. तो आंसर आता है बी 1 and 3. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं. इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव. ठीक है. ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बी कैबिनेट, सी प्रेसिडेंट एंड डी ब्यूरोक्रेसी. परमानेंट एग्जीक्यूटिव गाइस, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसकी हम एग्जाम दे रहे हैं उनको बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव. वो कौन है? ब्यूरोक्रेसी. ठीक है. जिनको सिविल सर्वेंट्स भी बोला जाता है. ठीक है. द आंसर इज डी, ब्यूरोक्रेसी.
ठीक है, 5th क्वेश्चन हो गया. तो लेट्स गो टू द 6th क्वेश्चन नाउ. द पावर्स ऑफ राज्यसभा आर इक्वल टू दैट ऑफ लोकसभा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, रीड इट वन सेकेंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली. एंड ध्यान रखना कि आप हर एक मतलब जो 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 डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट था कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो ब्यूरोक्रेसी हमें पता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा ब्यूरोक्रेसी मार्क कर देना और ख़त्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बट अगर जो क्वेश्चन ज़्यादा आपको ये कर रहा है, तो उसमें ध्यान रखना कि आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लो उसके लिए. ठीक है, 1.5 मतलब 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लो उसके लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है. द पावर्स ऑफ राज्यसभा आर इक्वल टू दैट ऑफ लोकसभा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. मतलब कौन से मैटर्स में लोकसभा और पावर राज्यसभा के पावर्स इक्वल है. इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज. ठीक है, ओके. ऑप्शन है A 1 ओनली, B 1 and 3, C 2 ओनली एंड D 1, 2 and 3. चलो बताओ, मेरे को पॉज करो वीडियो और बताओ. ठीक है, तो आपने आंसर सोच लिया होगा अब तक. तो इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, यस, इसमें दोनों की पावर्स इक्वल है. इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यस, इसमें भी दोनों की पावर इक्वल है, लोकसभा एंड राज्यसभा. बट निकालने के लिए जो इनिशिएशन है वो सिर्फ राज्यसभा दे सकती है, इतना ध्यान रखना. ठीक है. अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, यस, इसमें भी राज्यसभा एंड लोकसभा की पावर इक्वल है. तो आंसर क्या होता है हमारा, डी होता है. ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें, मेरे को ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है. ये पावर्स एंड स्टेटस ऑफ राज्यसभा आर इक्वल टू दैट ऑफ लोकसभा इन द फॉलोइंग मैटर्स. इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, introduction and passage of financial bills involving expenditure from consolidated fund of India, election and impeachment of the president, election of the vice president. ठीक है, the vice president कैसे elect होता है, by an electoral college consisting of members of both houses of parliament in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting in such election is by secret ballot. The electoral college to elect a person to the office of the vice president consists of all members of both houses of the parliament. However, Rajya Sabha alone can initiate the removal of vice president. He is removed by a resolution passed by Rajya Sabha by a special majority. ध्यान रखना, राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से पास करता है और उसको लोकसभा अग्री करता है किससे, सिंपल मेजॉरिटी से. ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट. और किस में ये दोनों के पावर्स सेम है. मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट, approval of proclamation of all 3 types of emergencies by the president, selection of ministers including the prime minister. ठीक है, under the constitution the ministers including the prime ministers can be the member of either house. However, irrespective of their membership they are responsible to the Lok Sabha. याद रखना, irrespective of their membership they are responsible to the Lok Sabha. membership कोई भी हाउस में हो, प्राइम मिनिस्टर भले राज्यसभा का हो, बट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. ठीक है, वैसे प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा ठीक है नहीं है. ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्सेट्रा, एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है,
तो इसका आंसर डी है, हमने जो देख लिया. लेट्स गो टू द 7th क्वेश्चन. Consider the following passage. Okay, very interesting. It refers to the termination of a sitting of a house without naming day for reassembly. It refers to termination of a sitting of a house without naming a day for reassembly. The power lies with the presiding officer of the house. The presiding officer can still call a sitting of the house even after exercising this power. Which of the following is being referred in the above passage? Adjournment, dissolution, prorogation या adjournment sign dine. पॉज कीजिए वीडियो और सोचिए इसके बारे में. ठीक है. तो इसका आंसर है डी, अजॉर्नमेंट साइन डाइन. ठीक है. इसका मतलब क्या है? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो टर्मिनेट कर सकता है एक सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड. ठीक है. इनडेफिनिट पीरियड के लिए जब वो सिटिंग ये करता है, टर्मिनेट करता है, उसको अजॉर्नमेंट साइन डाइन बोलते हैं. अजॉर्नमेंट साइन डाइन. ठीक है. लेट्स गो टू द 8th क्वेश्चन. Which of the following veto powers are available to the President of India? ठीक है. Absolute veto, qualified veto, suspensive veto and pocket veto. A 1, 2 and 3, B 2, 3 and 4, C 1, 3 and 4 and D 1, 2 and 4. आप सब लोग ने आंसर सोच लिया होगा, बट स्टिल ये सारे वीटोज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि मेरे को ये इंपॉर्टेंट लग रहा है. तो एब्सोल्यूट वीटो कौन सा होता है? विथ होल्डिंग ऑफ एसेंट टू अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर. उसका मतलब एसेंट विद होल्ड करने का, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो. क्वालिफाइड वीटो क्या बोलते हैं? विच कैन बी ओवर रिडन बाय द लेजिस्लेचर विथ अ हायर मेजॉरिटी. क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? विच क्वालिफाइड वीटो which can be overridden by the legislature with a higher majority. Suspensive veto क्या होता है? Which can be overridden by the legislature with an ordinary majority. Suspensive veto मतलब क्या होता है? Which can be overridden by legislature with an ordinary majority. Pocket veto क्या होता है? That is taking no action on the bill passed by the legislature. ये सारे वीटो होते हैं, बट अपने प्रेसिडेंट जी के पास सिर्फ 3 वीटो. कौन से? एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट. क्वालिफाइड वीटो नहीं है हमारे पास. क्वालिफाइड और सस्पेंसिव में क्या डिफरेंस है? दोनों कैन बी ओवर राइडन बाय द लेजिस्लेचर, बट क्वालिफाइड में हायर मेजॉरिटी लगती है और सस्पेंसिव में ऑर्डिनरी मेजॉरिटी लगती है. तो हमारे प्रेसिडेंट जी के पास में सस्पेंसिव वीटो है. ठीक है. ठीक है. ये जो क्वालिफाइड वीटो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है. ओके. तो इसका आंसर क्या हुआ? सी 1, 3 and 4. एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो. ओके. सो 8th इज डन.
लेट्स गो टू द 9th क्वेश्चन. ध्यान रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ना, उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया, और जितना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया उतना ज़्यादा आपको ईजी होता है उसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है. So let's go to the 9th question. The minimum number of members required to be present in the house before it can transact any business is. The minimum number of members required to be present in the house before it can transact any business is A. 1/10 of the total number of members in the house excluding the presiding officer. B. 1/10 of the total number of members in the house excluding the nominated members of the house. C. 1/8 of the total number of members in the house including the presiding officer. And D. 1/10 of the total number of members in the house including the presiding officer. सोच लो. चलो. Minimum number of members required to be present in the house before it can transact any business. Okay, so answer is कितना लगता है 1/10 of the total number of members in the house including the presiding officer, not excluding, including the presiding officer. 1/10 मिनिमम ये होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए हाउस में. ठीक है. सो आंसर इज डी. सो 9th आंसर इज डी. लेट्स गो टू द 10th क्वेश्चन नाउ. Which of the following can be considered as the discretionary powers of the president? The president, फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट ये क्या पूछता है, डिस्क्रिशनरी पावर क्या है. प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर द एडवाइस गिवन टू हिम. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट, ही कैन रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू ऑर्डिनरी बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट. थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ अ हंग असेंबली. इसमें से कौन से डिस्क्रिशनरी पावर्स है प्रेसिडेंट के पास. ठीक है. तो 1 and 2, B 3, C 2 and 3 एंड D 1 2 and 3. पॉज कीजिए वीडियो और बताइए मेरे को. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर द advice given to him. Okay. He can refuse. So statement number 1 is right. ठीक है. He can ask the council of ministers to reconsider. तो 1 is right. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों में से ऑप्शन हो सकते. ठीक है. He can refuse to give assent to ordinary bills passed by the parliament. ओके. ठीक है. 2 इज़ ऑल्सो राइट. ठीक है. चलो, तो आंसर ए या डी में हो सकता है. अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ अ हंग असेंबली, दिस इज ऑल्सो राइट. तो आंसर वुड बी डी 1 2 and 3. ठीक है. तो इतना याद रखना, ही कैन रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू ऑर्डिनरी बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है. बट मनी बिल के लिए वो ऐसे नहीं कर सकता. ठीक है. एंड और एक बात है, अगर वो ये असेंबली ने वापस बिल पास करके उसको भेजा तो ही द प्रेसिडेंट कैनॉट वीटो द बिल, मतलब उसको एसेंट देना ज़रूरी है, कंपलसरी है. ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Consider the following statements regarding the Council of Municipal Corporation. Council consists of councillors directly elected by people as well as a few nominated persons. ठीक है. The council is headed by a mayor whose tenure is coterminous with the council. 1, 2, both or none. ठीक है, बताइए. ठीक है, तो आते हैं इसमें. तो क्या क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ काउंसिलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल एज वेल एज फ्यू नॉमिनेटेड पर्सन्स. ठीक है, राइट है ये आंसर. ओके. सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है? द काउंसिल इज हेडेड बाय अ मेयर हुज टेन्योर इज कोटरमिनियस विद द काउंसिल. तो पहली बात हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोटरमिनियस का मतलब क्या है. कोटरमिनियस मतलब सेम है या कोटरमिनियस मतलब कॉन्ट्रास्ट में है या ये. ठीक है, कोटरमिनियस मतलब क्या है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या अगर नहीं भी बताएंगे तो आप खुद ही जान लीजिएगा, कोई बात नहीं, और आप मेरे को बताइएगा. तो इसका मतलब क्या? द काउंसिल इज हेडेड बाय अ मेयर हुज टेन्योर इज कोटरमिनियस विद द काउंसिल. कोटरमिनियस मतलब इट इज़ इक्वल विद द काउंसिल, यू कैन से. ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? 1 इज़ राइट एंड 2 इज़ रॉन्ग, बिकॉज मेयर का टेन्योर कितना रहता है? 1 ईयर रहता है रिन्यूएबल टर्म में. ठीक है, तो ये हुआ अपना आंसर ए. मैं आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बेसिकली 3 अथॉरिटीज़ रहती है. उसमें होती है पहले आपकी म्यूनसिपल ये जो काउंसिल होती है वो होती है, फिर स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है, और फिर कमिश्नर होता है. ठीक है, तो बेसिकली जो लेजिस्लेटिव विंग होती है वो होती है काउंसिल. ठीक है, जिसमें सारे लेजिस्लेचर्स होते हैं. ठीक है, द आंसर इज ए. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12. With reference to safeguards to ensure the independence of Supreme Court, consider the following statements. Judges of the Supreme Court are appointed by Collegium of Supreme Court. The salaries and first option हो गया. Second is the salaries and pension of the judges of the Supreme Court are charged on the Consolidated Fund of India. ठीक है. Third statement that the Parliament is not authorized to curtail the jurisdiction and powers of the Supreme Court. Which of the following statement above are correct? 1 and 2, 3, 1, 2 and 3 या 2 and 3? बताइए मुझे. चलो फिर आते हैं. द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय कोलिजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट. रॉन्ग. द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ. ठीक है, ध्यान रखना, अपॉइंटेड बाय कोलिजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये सब आप ध्यान रखना. ये सब छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ना, आपको लगेगा हाँ ये तो सही है, नहीं, बट ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना वही बड़े बड़े काम करते हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ रॉन्ग. तो अगर आप देखे जाएंगे तो 1 इज़ रॉन्ग, 1 इज़ रॉन्ग. तो इधर आंसर बी हो सकता है या डी हो सकता है. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट के लिए आ जाइए. क्या बोलता है सेकेंड स्टेटमेंट? द सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, क्या बोलता है? द सैलरीज अलाउंसेस
and pensions of the judges and the staff, as well as the administrative expenses of the Supreme Court, are charged on the Consolidated Fund of India. सिर्फ जजेस नहीं, वहाँ के अलाउंसेस भी, पेंशंस भी of the judges and the staff, as well as all the administrative expenses of the Supreme Court, are charged on the Consolidated Fund of India. ध्यान रखना. तो सेकेंड इज राइट. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? द पार्लियामेंट इज नॉट अथोराइज टू कर्टेल द जुरिडिक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अभी ये देखते हैं हम. द पार्लियामेंट इज नॉट अथोराइज टू कर्टेल द जुरिडिक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटीड द सुप्रीम कोर्ट to the Supreme Court jurisdictions of various counts. However, Parliament can extend the same. Parliament उसको extend कर सकता है, but उसको curtail नहीं कर सकता. तो answer is what? D, 2 and 3. ठीक है. Let's go to the next question. What 12 ना, तो 13th. Which of the following committees recommended a 3-tier Panchayati Raj system in India? बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, गाडगिल कमेटी एंड पीके थुंगॉन कमेटी. A 2 and 4, B 1 and 3, C 1 3 and 4 and D 1 2 and 4. ठीक है. चलो तो एक एक करके हम कमेटी के बारे में बात करते हैं. तो बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी, क्या रेकमेंड की थी? रेकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम. ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. बलवंत राय कमेटी ने क्या बोला था? 3-tier सिस्टम रेकमेंड किया था. क्या? ग्राम पंचायत विलेज, पंचायत समिति ब्लॉक एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट. अशोक मेहता कमेटी ने क्या किया था? सजेस्टेड दैट 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2-tier सिस्टम. 3-tier मतलब जो ग्राम, विलेज और जो जिला परिषद, उसमें से 2-tier करना चाहिए. उसमें कौन सा? जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो इट द मंडल पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेजेस विद अ पॉपुलेशन ऑफ 15,000 to 20,000. तो अशोक मेहता कमेटी ने 2-tier किया. अशोक मेहता के पास 2-tier थे, बलवंत राय मेहता के पास 3-tier थे, याद रखना. गाडगिल कमेटी ने क्या बोला था? कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस शुड बी बिस्टोर्ड ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. गाडगिल कमेटी ने क्या बोला था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को. और 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज विद पंचायत एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल.
ठीक है, तो बलवंत राय ने क्या बोला, 3 टायर सिस्टम बोले। अशोक मेहता जी ने क्या बोला, 2 टायर सिस्टम बोले। गाडगिल जी ने क्या बोला, वापस बोला 3 टायर पंचायती राज विद पंचायत एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी देने बोला कि गाडगिल कमेटी ने। और थुंगॉन कमेटी ने क्या बोला, पंचायती राज बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड एंड 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज विद पंचायत एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शुड बी मेड। तो बेसिकली बलवंत राय मेहता जी ने, अशोक मेहता जी ने, बलवंत राय मेहता जी ने, गाडगिल जी ने एंड पीके तुंगौन जी ने 3 टायर बोला था, वेर एज अशोक मेहता जी ने 2 टायर सिस्टम बोला। तो आंसर क्या होगा, इसमें क्या पूछा है, रिकमेंडेड 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। तो 3 टायर किसने बोला, 1, 3 एंड 4। तो आंसर वुड बी सी, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग falls under the purview of charge expenditure of union budget। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन बजट, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द हाई कोर्ट। Second statement is administrative expenses of both the Supreme Court and the Office of the Comptroller and Auditor General of India। 3 salary of the Deputy Speaker of Lok Sabha। इनमें से कौन सा आता है चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन बजट में, चार्ज एक्सपेंडिचर। ऑप्शन है ए 2 एंड 3, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली एंड डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, बताइए। ठीक है, आपने अभी आपका आंसर अभी तक सोच लिया होगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, इसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी बेसिकली क्या होता है, बजट में होता है ना, 2 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, जब भी बजट होता है 2 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं। द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपको चार्ज एक्सपेंडिचर आ गया तो स्ट्रेट अवे आपको क्लिक होना चाहिए कि चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड मेड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया अलग अलग है। द चार्ज एक्सपेंडिचर इज नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या, इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट। ये सिर्फ बातचीत करते, बड़ी बड़ी बातें और कुछ नहीं करते। ठीक है, सिर्फ बात कर सकते हैं इसके बारे में और कुछ कर नहीं सकते। बट इसमें द मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया, उस पर वोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी लिस्ट में क्या क्या बताए, अभी जो लिस्ट बताऊंगा उसमें चार्ज एक्सपेंडिचर जो है वो आता है। एमॉलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस। ओके, चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब इसके बारे में बातचीत कर सकते बट कुछ कर नहीं सकते। इट इज़ नॉन वोटेबल, इस पर वोटिंग नहीं कर सकते। Salaries and allowances of chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha and the speaker and the deputy speaker of Lok Sabha। ठीक है, salaries, allowances and pension of the judges of the Supreme Court, pension of the judges of the High Court, while salaries and allowances of the High Court are a charged expenditure in respective states budget। ठीक है, ठीक है, ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में आता है वो क्या, पेंशन किस में आते हैं, पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इसमें आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बट वाइल सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्टिव टू स्टेट बजट्स। सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक मिनट, okay, salaries, allowances and pension of the chairman and the member of UPSC, administrative expenses of Supreme Court, the Office of Comptroller and Auditor General of India, the UPSC, including the salaries, allowances and pension of the person serving in these institutions. The debt charges for Government of India is liable including interest, sinking fund charges and redemption charges and other expenditure relating to raising of loans and the service and redemption of debt, any sum required to satisfy any judgment, decree or award of any court or
tribunal any other expenditure declared by parliament to be so charged. Salaries and allowances of the high court judges are charged on the consolidated fund of states. मैंने आपको बताया जैसे salaries और allowances जो होते हैं वो of high court judges are charged on the consolidated fund of states. बट क्या उन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे क्या चार्ज होता है? एक मिनट. सैलरीज चेयरमैन. ओके. Pensions of the judges of the High Court are charged on the Consolidated Fund of India. ओके. तो इसका आंसर क्या होगा अभी 14 का? अभी हम देखेंगे. अभी सॉल्व करके देखते. चलो, अगर जिसको ये नहीं आया तो वो देखो. सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस. सैलरीज किस में आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में आता है. तो ये यूनियन में रॉन्ग. फर्स्ट वाला इज रॉन्ग. वन इज रॉन्ग. Administrative expenses of both the Supreme Court and the Office of the Comptroller and Auditor General of India, right? Okay, 2 is right. Salary of the Deputy Speaker of the Lok Sabha, okay, right. 2 and 3 आंसर है तो आंसर A होगा. Okay, आंसर A होगा. Now let's go to the 15th question now. Consider the following statements regarding the office of the governor. This question is very important. गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. जैसे आप देख रहे हो गवर्नर का रोल महाराष्ट्र असेंबली में या आपके राजस्थान असेंबली में जो भी चल रहा है या जो भी हुआ है उससे आपको पता चलता है कि गवर्नर का रोल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन आने के चांसेस है प्रीलिम्स में या मेंस में. तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द टर्म ऑफ 5 years फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द टर्म ऑफ 5 years टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर. ओके. स्टेटमेंट नंबर 1. स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलता है? गवर्नर शैल इमीडिएटली वैकेट हिज ऑफिस आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म. ठीक है. 1 only, 2 only, बोथ या नन. ठीक है. सोचो आंसर और मुझे बताओ. ओके. तो क्या बोलता है? आर्टिकल 156 स्पेसिफाइज द टर्म फॉर ऑफिस ऑफ द गवर्नर 5 years सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल. मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया आर्टिकल 156 में स्पेसिफाइज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर 5 years. ठीक है. आर्टिकल 150. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? गवर्नर शैल इमीडिएटली वेकेट हिज ऑफिस आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ दिस हिज टर्म. नहीं. गवर्नर कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हिज स्पेसिफाइड टर्म एंड शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल द सक्सेसर अज्यूम्स द चार्ज. सक्सेसर अज्यूम्स द चार्ज. ठीक है. ये किस में प्रोविजन? इन लाइन टू आर्टिकल 153. और आर्टिकल 156 में लिखा गया है गवर्नर टर्म इज 5 years. ठीक है. तो आंसर वुड बी A, 1 only. 15 is done. Let's go to the 16th question now. Which of the following is or are grounds of disqualification under 10th schedule of the Constitution? अभी 10th schedule क्या है? सबसे पहले important ये जानना है कि 10th schedule क्या है. ठीक है. 10th schedule refers to एंटी डिफेक्शन लॉ. वेरी नाइस, वेरी गुड. तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है? ही हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years. Okay. Second, he voluntarily gives up the membership of the political party on whose ticket he is elected to the house. Third statement, he is elected independently and joins any political party. ठीक है. सो A 2 only, B 1 and 3, C 2 and 3 या D 1, 2 and 3. टेल मी.
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ही हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन द इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years. ये डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल पूछा गया है, और इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन किस में होता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन किस में मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये जो बताया गया है वो प्रेजेंट है. तो ये वाला स्टेटमेंट नंबर 1, जो कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंसेस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years, ये डिस्क्वालिफिकेशन RPA 1951 में प्रेजेंट है और 10 शेड्यूल में नहीं है. तो 1 इज़ रॉन्ग. तो स्ट्रेट अवे डी और बी हमने कैंसिल कर दिया. तो या ए या सी आंसर है. तो लेट्स गो टू स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 तो दोनों में है, तो भी हम एक बार स्टेटमेंट 2 देख लेंगे. ही वॉलंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस. 100% राइट. तो ठीक है, सेकंड नंबर स्टेटमेंट इज राइट. ही इज इलेक्टेड he is elected independently and joins any political party. Yes. तो 2 and 3 is answer. तो C is the answer. ठीक है. अब थोड़ा सा मेरे को डिफेक्शन लॉ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देने का कि ये डिफेक्शन कैसे होता है. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा. If he voluntarily gives up the membership of the political party on whose ticket he is elected to the house. अगर किसी व्यक्ति ने वॉल्ट्रली अपना मेंबरशिप दे दिया जिसके टिकट से वो चुन के आया था. इफ़ ही वोट्स और abstains फ्रॉम वोटिंग इन हाउस contrary टू एनी डिसीजन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी. अगर वो वोट जो पार्टी विप होती है उसके अगेंस्ट वोट करे, या वो वोटिंग से एब्सटेन करे मतलब नहीं करूँगा वोट, या वो नहीं प्रेजेंट हो, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा एंटी डिफेक्शन के लॉ से. इफ़ एन इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, इंडिपेंडेंटली चुन के आया बट कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है तो भी वो डिफेक्शन होगा. इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर कैन ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी बट 6 महीने से पहले, 6 महीने के बाद अगर तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करोगे तो वो डिस्क्वालिफिकेशन होगा. कौन से ग्राउंड पे, डिफेक्शन ग्राउंड पे. कौन सा शेड्यूल, 10th शेड्यूल. वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर, वेरी नाइस. ठीक है, तो ये हमारा हो गया था कौन सा क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन ना. हाँ, 16th क्वेश्चन हो गया. लेट्स गो टू द 17th क्वेश्चन नाउ. Consider the following statements regarding the ordinance making power of the president. Okay. The satisfaction of the president to issue an ordinance is final and cannot be challenged in the court. Okay. Second, an ordinance issued by the president must be passed by the parliament within 6 weeks from issuing date. ठीक है, 1 2 both या none. ठीक है. तो ये जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, इसके थोड़ा सा हम अगर बैकग्राउंड में जाए तो
1970 में एक कूपर केस करके हुआ था. उसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड. This means that the decision of the president to issue an ordinance can be questioned in a court on the ground that the president has prorogued one house or both houses of the parliament deliberately with a view to promulgate an ordinance on a controversial subject to bypass the parliamentary decision. ठीक है, समझ गए? वेरी सिंपल है. अगर नहीं समझे थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और वापस सुनिए मेरी ये लाइन, आपको समझ जाएगा. ये 1970 में कूपर केस हुआ था. 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में हुआ. उसमें बोला गया द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन मेड द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में प्रेसिडेंट का ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू किया. But this provision was deleted by 44th Constitutional Amendment Act of 1978. 1978 का जो 44th Constitutional Amendment Act था उसमें delete कर दिया इसको कि thus the president's satisfaction is justifiable on the ground of malafide. Hence statement 1 is not correct. That is, मतलब ये गलत है. Satisfaction of president to issue an ordinance is final and cannot be challenged in the court. No, wrong. It can be challenged in the court and it can be held judicial review. अभी second statement पढ़ते हैं. An ordinance issued by president must be passed by parliament within 6 weeks from issuing date. ठीक है. अब basically क्या, ये थोड़ा अगर आप statement ठीक से पढ़ो. An ordinance issued by president must be passed by the parliament within 6 weeks from the issuing date. Issuing date नहीं है. 6 weeks from when? From the जब से वो पार्लियामेंट्री सिटिंग ये होती है तब से 6 weeks के अंदर उसको 6 weeks के बाद उसको एक्सपायर हो जाएगा. और 6 weeks के पहले अगर उसको दोनों हाउसेस ने पास किया तो वो लॉ बन जाएगा. ठीक है, एक्ट बन जाएगा. तो every ordinance issued by president during the recess of the parliament must be laid before both the houses of the parliament when it reassembles. If the ordinance is approved by both the houses, it becomes an act. If parliament takes no action at all, the ordinance ceases to operate on the expiry of 6 weeks from the reassembly of the parliament. ठीक है, from the reassembly of the parliament. जब parliament reassemble होगा तब से 6 weeks का टाइम मिलेगा. ठीक है. The ordinance may also cease to operate even earlier than the prescribed 6 weeks if both houses of the parliament pass a resolution disapproving it. या उसके पहले भी ये ख़त्म हो सकता है अगर ये दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पास रेजोल्यूशन टू डिसअप्रूव, मतलब कैंसिल कर दो इसको. If the houses of the parliament are summoned to reassemble on different dates, the period of 6 weeks is calculated from the later of those date. ठीक है, अगर अलग अलग टाइम में समोन किया गया है तो लेटर ऑफ द मतलब जो लेट होगा उससे 6 weeks कैलकुलेट किया जाएगा. दिस मीन्स दैट द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी 6 months एंड 6 weeks. कैसे? क्योंकि दो सेशन पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप, मैक्सिमम गैप होना चाहिए 6 महीने का. 6 months बीइंग द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. तो 6 months प्लस 6 weeks. तो ये हो गया तुम्हारा. तो 2 is wrong, 2 is also wrong and 1 is also wrong. तो आंसर इज डी. तो आते हैं हम 18th क्वेश्चन पे. To consider the following pairs of kinds of cut motions and their provisions. Very important question. ठीक है, cut motions and their provisions क्या बोलता है. पॉलिसी कट मोशन क्या बोलता है. विच पहले देखता है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ओके, पॉलिसी कट मोशन रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डिमांड टू ₹1. इकोनॉमिक कट मोशन क्या बोलता है. रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डिमांड बाय ए स्पेसिफाइड अमाउंट. ठीक है. थर्ड बोलता है कट टोकन कट बोलता है रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डिमांड टू ₹100.
ओके बताओ, 1, 1 and 2, 3 और 1, 2 and 3 इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। जब ये होता है, जब प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में एंड डिस्कशंस ओवर इट आर कंप्लीटेड, जो भी डिस्कशन होने उसके ऊपर जो कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू मूव कट मोशंस। ठीक है, कट मोशंस मूव करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है किसको? मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड। It is meant for reduction of the votable heads of expenditure of demands for grants immediately after presentation of the budget। ठीक है, समझ गए? अभी इसमें 3 काइंड ऑफ कट मोशंस रहते हैं, एक पॉलिसी कट रहता है, इकोनॉमिक कट रहता है और एक टोकन कट रहता है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली ये होता क्या है। पॉलिसी कट मोशन क्या बोलता है? इट रिप्रेजेंट्स द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड। क्या बोलता है? रिप्रेजेंट डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड टू बी रिड्यूस टू ₹1। द मेंबर्स कैन ऑल्सो एडवोकेट एन अल्टरनेटिव पॉलिसी। ठीक है, रिडक्शन ऑफ द डिमांड टू ₹1, तो पॉलिसी कट मोशन 1 इज राइट। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन क्या बोलता है? इकोनॉमिक कट मोशन रिप्रेजेंट्स दैट the economy can be affected in the proposed expenditure। economic cut motion में क्या बोलता है कि the economy can be affected in the proposed expenditure। it states that the amount of the demand be reduced by a specified amount, which may be either a lump sum reduction in demand or omission or reduction of an item in the demand। ठीक है, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डिमांड बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। ओके, तो ये सेकेंड वाला भी राइट है। ठीक है, तो 1 and 2 राइट है, तो 1 and 2 या बी हो सकता है, डी हो सकता है ऑप्शन। पॉलिसी कट मोशन क्या बोलता, टोकन कट मोशन क्या बोलता है? It ventilates a specific grievance that is within the sphere of responsibility of the government of India। It states that the amount of demanded to be reduced by 100। ठीक है, टोकन कट मोशन क्या बोलता है? रिडक्शन इन द अमाउंट टू ₹100। ओके, तो अभी एक कट मोशन का एडमिशन देख लेते हैं। A cut motion to be admissible must satisfy the following conditions। अगर कट मोशन को अगर एक्सेप्टेंस होना चाहिए तो उसको कई कंडीशंस होती है, उसको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। इट शुड रिलेट टू वन डिमांड ओनली। इट शुड बी क्लियरली इट शुड बी क्लियरली expressed and should not contain arguments or defamatory statements। it should be expressed clearly। ठीक है, it should be confined to one specific matter। It should not make suggestions for amendment or repeal of the existing laws। It should not refer to a matter that is not primarily the concern of the union government। ठीक है, very straightforward। तो the answer, all the 3 are right। policy cut motion बोलता है reduction to ₹1। इकोनॉमी कट बोलता है कि एक स्पेसिफाई अमाउंट से ये कीजिए वरना उसका इकोनॉमी पे डिस्ट्रेस होने वाला है। टोकन कट बोलता है कि ग्रीवेंस दैट इज विद इन द स्पीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अमाउंट रिडक्शन इन द अमाउंट टू ₹100। ठीक है, सो आंसर इज डी। लेट्स गो टू 19th क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द क्वालिफिकेशंस फॉर अ पर्सन टू बी चूजन अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राज्यसभा के मेंबर के मतलब ये चूज करने का। ठीक है, he must be a citizen of India। he must be not less than 25 years of age। he must be an elector in the particular state for being elected from that state। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? मस्ट बी सिटीजन। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? तो मस्ट बी फर्स्ट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट है।
तो 1 1 1, तो ए बी या डी, तो सी कट कर दो. ही मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज. गाइस 25 ईयर्स है क्या? यस इट इज़ 30 ईयर्स, इट इज़ नॉट 25 ईयर्स. तो सेकेंड इज़ रॉन्ग. तो 2 एलिमिनेट करो, 2 एलिमिनेट करो, तो सी और डी एलिमिनेट हो जाता है स्ट्रेट अवे. सी तो हमने पहले एलिमिनेट किया, डी भी एलिमिनेट हो जाता है. तो थर्ड ऑप्शन देखने का अपने को, ए या बी में आंसर होना चाहिए. He must be an elector in the particular state for being elected from that state. Is that so? Is that so, guys? You have to tell me. 2006 में सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutionally validity की क्या बोलते हैं, the requirement that a candidate contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state should be an elector in the particular state with state was dispensed in 2003. ठीक है, समझ गए. ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी. ठीक है, दिस इज सेम इन द केस ऑफ बोथ द राज्यसभा एंड लोकसभा. द रिक्वायरमेंट दैट अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन द पर्टिकुलर स्टेट वॉज डिस्पेंस्ड with in 2003. In 2006, the Supreme Court upheld the constitutional validity of this change. मतलब ज़रूरी नहीं है. अगर तुम एक जगह से राज्यसभा से खड़े हो रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि तुम वहाँ से वहाँ के ये हो, मतलब वहाँ के वोटर हो, ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो आंसर इज़ व्हाट, ए ओनली. वन वाज राइट ओनली. Let's come to 20th question now. Consider the following statements regarding the Chief Minister of the state. A person who is not a member of the state legislature can be appointed as a Chief Minister. Okay. Chief Minister of the state can be a member of any houses of the state legislature. Okay. Which of the statements given are correct? तो इसका straight away आंसर है, अगर कोई चीफ मिनिस्टर है, जैसे अगर आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो, तो उद्धव ठाकरे जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, ही इज़ नॉट इलेक्टेड, स्टिल ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर. तो वो जैसे लोकसभा और राज्यसभा रहता है, वैसे ही स्टेट में क्या रहता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सीट में इलेक्टेड, मतलब ये हुए अभी. ठीक है, तो अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर. येस, ही कैन बी अपॉइंटेड. तो क्या है इसमें, अ पर्सन हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर 6 months and during this period he should be elected to the state legislature, फेलिंग विच ही सीजेस टू बी चीफ मिनिस्टर. मतलब 6 महीने के अंदर उसको अपनी सीट पक्की करनी पड़ती है. किसमें, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में से किधर एक. स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. येस, ही कैन बी a member of any houses of the state legislature. According to the Constitution of India, the chief minister of a state can be member of any houses of the state legislature. The usual practice is that chief minister is selected from the lower house, but he can also be selected from the upper house too. ठीक है, okay, and thus we end 20th question. और हम बाकी के क्वेश्चन धीरे धीरे करके करेंगे. So guys, you have to tell me how this session was and you have to subscribe to my channel. Please subscribe कीजिए मेरे चैनल को, और आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा. ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच.